नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने। 3 बार लगातार, यानी कि ये हैट्रिक है ममता बनर्जी की। 214, तृणमूल कांग्रेस 77, बीजेपी और अन्य को 1। अंतिम फिगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की यह है। 292 सीटों के लिए यहां 214 पर जीत हासिल की है और ये तीसरी बार है जब टीएमसी ने जीत हासिल की, लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बंगाल के विकास के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप बंगाल का विकास कीजिए और हम आपको विकास में सहयोग करेंगे। यहां हम आपको यह भी बता दें कि देखिए किस तरह से, अब यहां देखिए आपको बताएं, ये 214, जहां तृणमूल कांग्रेस ने 214 यानी कि पिछली बार के मुकाबले 5 ज्यादा सीटें जीती हैं और पिछले जो 3 चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक जीते हैं उसमें यह सबसे बड़ा चुनाव है। बीजेपी 3 पर थी पश्चिम बंगाल में, 3 उनके पास विधानसभा की सीटें थी, 3 विधायक थे, लेकिन 77 पर आ गई है, यानी कि 74 का बीजेपी को फायदा हुआ है। जबरदस्त आक्रामक चुनाव प्रचार किया था, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल थे और ये एक बड़ी जीत है। लेकिन सुपड़ा साफ हो गया है लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, पूरी तरह से सुपड़ा साफ। एक भी सीट नहीं मिली है ना लेफ्ट को ना कांग्रेस को, लेकिन अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट गई है और वो अन्य बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर सबके यहां अगले आपको देखना हो तो 214 एक प्रचंड जीत, भारी बहुमत के साथ टीएमसी ने सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार भी बनाएगी। 77 बीजेपी। तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की लगातार ये तीसरी जीत कैसे हमारे देश में विपक्ष के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है, ऑक्सीजन बन गई है, और कैसे ममता बनर्जी अब इस विपक्ष का चेहरा बनकर उभर रही हैं, आइए देखते हैं। दीदी, ओ दीदी, ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, जोर से बोलिए जय श्री राम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐसा माहौल बनाया कि वो जीत रही है, लेकिन दीदी ने बता दिया कि बंगाल में उन्हीं की दादागिरी चलेगी। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। माना जा रहा है कि ममता की जीत विपक्ष के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, लेकिन सवाल है कैसे। ঠিক আমি একটা টার্গেট করেছিলাম যেটা হচ্ছে 2 to 1, মানে যেহেতু এটা 21 সাল এবং 2 to 1 আমার একটা টার্গেট করা ছিল। এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব। उत्तर प्रदेश के बाद जिस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां बीजेपी की हार को राजनीतिक जानकार 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2021 में ममता की जीत का 2024 के आम चुनावों पर क्या असर होने वाला है। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি, সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक बीजेपी और खासकर मोदी सरकार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। बंगाल जीतकर बीजेपी कैसे एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी, इस बारे में आज तक को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया।
ये जो बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, जो भी नतीजे होने वाले हैं, एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो रिफ्लेक्शंस थे वो 2019 के लोकसभा के चुनाव पे थे। एक तरह से बंगाल जो है द लास्ट बेस्टियंस ऑफ द ऑपोजिशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, क्योंकि आप देखेंगे ये जो 17 लीडर खड़े होते थे हाथ पकड़कर कि हम मोदी के खिलाफ उतर आएंगे, इनमें अगर कोई धुरी बनी हुई थी अभी तक तो वो ममता बनर्जी थी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पीछे होना, बंगाल कहीं ना कहीं टीएमसी के हाथों से निकल जाना, ये अपने आप में जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द फल्क्रम इज लॉस्ट। ऑपोजिशन का जो फल्क्रम था जिसके आसपास ऑपोजिशन घूमती थी वो खत्म हो रहा है। संबित पात्रा ने बातें तब कही जब रुझानों के कुछ घंटे ही बीते थे। बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन उन्होंने माना कि ममता बनर्जी में विपक्ष की धुरी बनने की क्षमता है। पश्चिम बंगाल विपक्ष का सबसे बड़ा किला है, जिसे जीते बिना बीजेपी का मिशन 2024 खतरे में बना रहेगा। ममता की जीत ने एक झटके में बीजेपी का बुरा सपना सच कर दिया, जिससे सवाल उठता है कि क्या अब 2024 में मोदी और ममता के बीच खेला होगा? क्या ममता विपक्ष का चेहरा बनेंगी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण को बदलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी में बीजेपी से वोटों की ऑक्सीजन छीन ली। ममता ने विपक्ष को ऑक्सीजन इस तरह से दे दी कि अब तक हो क्या रहा था कि एक अश्वमेध के यज्ञ की तरह लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पे आ जाएगी, और यदि वे किसी वजह से चुनाव हार भी जाएंगे तो जैसा हरियाणा में उन्होंने किया कि कोई गठबंधन कर लेंगे, या जैसा मध्य प्रदेश में उन्होंने किया कि सरकार गिरा देंगे, वो कांग्रेस के कुछ लोगों को तोड़कर या विपक्ष को तोड़कर। तो ममता ने एक तो जो लड़ाई थी उसको वो बहुत ही टॉप के लेवल पे ले गई बीजेपी के स्तर पर, और एक स्ट्रीट फाइट देकर उन्होंने ये साबित किया कि बंगाल में वो अनमैच्ड लीडर है, उनका कोई मुकाबला, कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी को लगता है कि जैसे 2016 में उत्तर प्रदेश में जीत का असर 2019 में देखने को मिला, उसी तरह 2021 में वो पश्चिम बंगाल जीतकर 2024 जीत लेगी। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार की आलोचना हो रही है, योगी सरकार जनता के निशाने पर है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी दोबारा वापसी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसे ममता की जीत या हार से नहीं जोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव नतीजे आने दीजिए, वो जरूर कुछ बातों का इशारा करेंगे, पर बंगाल की हार जीत से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, इसीलिए राज्य जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिली ख्वाहिश थी। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की हार ने उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी की चुनौतियों को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में भले ही बीजेपी को पिछले चुनाव में 70 में से 57 सीटें मिली हों, लेकिन इस बार बीजेपी का आत्मविश्वास डोल रहा है। इसीलिए उसे चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ले चुके हैं, लेकिन काम से ज्यादा जिस तरह से वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है, उससे सवाल उठता है कि क्या वो बीजेपी को चुनावी वैक्सीन दिला पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि वहां का चुनाव वहां के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लेकिन ये एक बात सही है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की अजेयता पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है, और इससे उनके विपक्षियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो एक जो रसायन शास्त्र है वो एक अलग हो जाता है, गणित की लड़ाई अलग बनी रहती है। तो इसको ये मत मानिए कि बंगाल के चुनाव का कोई बहुत सीधा असर पड़ने वाला है, पर परोक्ष असर लोगों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। इस बिल का विरोध करता है। पुराना सहयोगी अकाली दल किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का दामन छोड़ चुका है। किसानों की नाराजगी अलग है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, और यही बात विपक्ष को उम्मीद की ऑक्सीजन दे रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल पर
शासन कर रही हैं, तीसरी बार थी। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि ममता बनर्जी को इस बार हराकर हम बंगाल की सत्ता इस बार हासिल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ममता बनर्जी के आगे बीजेपी की नहीं चली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में मोदी बनाम ममता के बीच युद्ध होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी अब कोलकाता से बाहर निकलकर दिल्ली आने वाली हैं? क्या देश के विपक्ष को ममता के रूप में एक सर्वमान्य नेता मिल गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेगी? अब इन्हीं सवालों के बीच अब देश की जो राजनीति है, वो देश की राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है? इन्हीं सवालों के बीच देश की राजनीति आगे बढ़ने वाली है और अब सभी की जो निगाहें हैं वो 2024 पर होंगी और विपक्ष को क्या ममता बनर्जी के रूप में एक नेता मिलेगा? বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। तीसरी बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि राज्य में उनसे लोकप्रिय नेता कोई और नहीं है। बंगाल में तो उनकी ही चलेगी, लेकिन क्या बंगाल जीतकर अब ममता दिल्ली कूच करेंगी? क्योंकि ममता ने तीसरी बार बहुमत हासिल करके एकाएक अपना कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा लिया है। ममता के सामने बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला और ममता ने बांग्ला गौरव से खेल कर दिया। इन चुनावों में ममता बनर्जी अगर तृणमूल का चेहरा थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का। नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ममता अब मोदी विरोधी विपक्ष का भी देश भर में नेतृत्व करेंगी? ममता भी कहीं न कहीं ऐसा करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 31 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच 15 दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की। ममता बनर्जी ने लिखा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता ने यह चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 मुख्यमंत्रियों को लिखी। मोदी विरोधियों को एकजुट करने की ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के समय भी उन्होंने 22 दलों के 24 नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है, आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। ममता बनर्जी के बुलावे पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कोलकाता पहुंचे थे। नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप भले ही चौकीदार हो लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल तीसरी बार जीतकर ममता बनर्जी अपने इस काम को कब आगे बढ़ाएंगी? क्या विपक्ष की तरफ से वो मोदी को सीधे चुनौती देंगी? क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस आंतरिक मतभेदों में उलझी है। मौजूदा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की क्षमता पर गहरी चोट की है। शरद पवार हो या फिर मायावती अखिलेश, उद्धव ठाकरे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष के किसी भी नेता में सीधे सीधे मोदी को टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में ममता क्या विपक्ष की एक छत्र नेता बन सकती है? ये बड़ा सवाल है। उसको मानते हैं जो वोट दिला सके। आप याद करिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी राजीव गांधी के खिलाफ, तो आसानी से उनको किसी ने नेता नहीं माना था, लेकिन जब जनता लोगों को लगा कि जनता वीपी सिंह के साथ जा रही है तब उनको नेता माना गया था। इसी तरह ममता बनर्जी जी जिस तरह से जीत के आई है, अब इसके बाद उनका क्या रुख होता है? क्या वो पूरे देश का दौरा करेंगी?
क्या वो विपक्ष के तमाम सारे नेताओं से मिल करके आगे की रणनीति बनाएंगी और उसके बाद ये विपक्षी नेता आकलन करेंगे कि ममता बनर्जी का चेहरा आगे करके कितना उनको वोट मिल सकता है, क्या वो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर ये आकलन हुआ तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को नेता मानेंगे। बंगाल में ममता की तुलना अब ज्योति बसु से हो रही है, जिनके नेतृत्व में लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में सालों राज किया। लेफ्ट को सत्ता से खदेड़ने का असंभव काम करने वाली ममता ही थी जो साल 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए, लेकिन ममता ने बंगाली गौरव और संस्कृति के हथियार से बीजेपी के ध्रुवीकरण करने के प्रयासों को बेकार कर दिया। ये दिखा दिया कि बीजेपी को सीधी टक्कर देने में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे में बाकी राज्यों में विपक्ष ममता की रणनीति और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है। ये बात मजबूत होगी कि क्षेत्रीय दल ही बीजेपी को रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित करेगी? निश्चित रूप से राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर के आ सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का यही रहा नतीजा जैसे अभी हुआ है 5 राज्यों में, तो मुश्किल होगी। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि दूसरे दल उसको उसके पीछे आए, उसके डंडे के नीचे आए। लेकिन अगर कांग्रेस का हाल वही रहा जो अभी है, तो फिर उसको कहीं न कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे करके ममता बनर्जी जैसी किसी नेत्री के नेतृत्व में जाना पड़ेगा। पिछले चुनावों में यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को लगता है कि अगले चुनाव में उसे इन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए बंगाल उसके केंद्र में था। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो एक बार फिर से बंगाल जीतकर ममता बनर्जी ने 2024 में विपक्ष को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है और विपक्ष की नेता बनने का भी उन्होंने कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर लोगों को यह संदेश दे दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सिर्फ तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और वो भी अपनी सहयोगी पार्टी डीएमके के साथ। केरल और असम में कांग्रेस को इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी में उनके पद और भूमिका का भविष्य क्या है, क्योंकि क्या राहुल कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं या आगे संभाल पाने की स्थिति में होंगे या नहीं। केरल और असम 2 ऐसे राज्य जहां कांग्रेस को चुनाव में जीत की उम्मीद थी और इसकी उम्मीद के सहारे दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती भी नजर आई। राहुल गांधी खुद सक्रिय हुए, चुनावी रैलियां की और लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन इस कवायद का कुल नतीजा सिफर रहा। ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की हार से राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के साथ ही अब पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठने लगी है। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पिछले 2 साल में ये पहला बड़ा एक चुनावी मामला था। 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं उसमें वो सारे के सारे कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में जब हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह से चैलेंज कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। इस हार के बावजूद राहुल खेमे के नेता उन्हें ही अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। पहला निर्णय यह होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। जाहिर है कि यह मांग पार्टी के भीतर विरोध का सुर उठाने वाले नेताओं को नागवार गुजरेगी। इस हार से कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट खेमा फिर से मुखर हो सकता है, जो पहले ही कहता रहा है कि राहुल की लीडरशिप में पार्टी सफलता के लिए कितना इंतजार करेगी। राहुल गांधी केरल से ही सांसद भी हैं। ऐसे में केरल की हार से उनका नाम सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा।
तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ है, जो सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन इस जीत का श्रेय स्टालिन के सिर है। वहीं बंगाल में तो कांग्रेस अपनी साख भी नहीं बचा सकी। बावजूद इसके अपनी पार्टी की हार की समीक्षा की बजाय कांग्रेस नेता बीजेपी की हार पर ही खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। जाहिर है ऐसे ही रुख ने कांग्रेस को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से राहुल गांधी के भविष्य का फैसला अधर में लटका हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं किया और सीधे सीधे सवाल राहुल गांधी पर आ गया कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, राहुल गांधी का क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो चाहा था वो तो नहीं हो पाया। बीजेपी ममता को सत्ता से हटाकर वहां सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, जीत हासिल करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी ने लेकिन जीत का परचम एक बार फिर से लहरा दिया असम में एक बार फिर से कमल खिल गया है। लेकिन बीजेपी की जीत के साथ ही ये सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है कि असम में क्या मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही रहेंगे या कोई और, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा। क्या मुख्यमंत्री बदलेगा असम में? दस दलों का गठबंधन हुआ, 5 साल की सत्ता पर सवाल हुआ। राहुल ने प्रचार में ताकत झोंकी, लेकिन इन सब के जवाब में बीजेपी ने असम में वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई और गैर कांग्रेसी सरकार नहीं कर सकी थी। सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में असम में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई है और बीजेपी इस जीत की वजह 5 साल में प्रदेश में किए गए अपने काम को बता रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूबेंसी, न कि एंटी इंक्यूबेंसी बल्कि प्रो इंक्यूबेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है। और ये एक असाधारण बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके साथ दिन रात रहे हैं। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा सरकार के पीछे पार्टी की वो रणनीति रही जिसने कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के सपनों पर पानी फेर दिया। नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बदरुद्दीन अजमल पर लगातार निशाना साधते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही। कंधे पर बैठकर भी अगर वो सत्ता में आए तो कल फिर से एक बार घुसपैठ होनी है जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदे, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को। चुनाव की शुरुआत में भले ही बीजेपी नागरिकता कानून को लेकर खुलकर अपनी राय नहीं रख रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लेकर आई। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नागरिकता कानून लागू करने की बात कही। असमिया वोटरों के अलावा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति भी सफल रही। कार्बी, दिमासा, मिशिग, राभा और तिवा समुदाय के मतदाता भी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा और हेमंत बिस्व शर्मा की जमीनी पकड़ ने बीजेपी की जीत की पूरी पटकथा लिखी। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय बना हुआ है, क्योंकि चुनावी रैलियों में दबी जुबान से ही सही हेमंत बिस्व शर्मा खुद को अगले सीएम के तौर पर ही पेश कर रहे थे। अगर असम में जीत के बाद अब उनकी ओर से खुलकर ऐसा कोई दावा पेश किया जाता है तो असम में सीएम पद पर पार्टी के 2 दिग्गज आमने सामने आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को जीत लिया है। हालांकि बीजेपी का जो दावा था कि 200 से ज्यादा सीट हम जीत रहे हैं वो तो पूरा नहीं हो पाया और बीजेपी सिमट गई है 76 पर। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी का ये एक अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही थी कि वो बंगाल जीत रही है।
बंगाल ममता बनर्जी ने जीता और जीतने के तुरंत बाद सबसे पहला इंटरव्यू आज तक को दिया। आज तक में उन्होंने कहा कि मुझे हार से कभी डर नहीं लगा और मैं हमेशा जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी, मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। हमारे साथी इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने ममता बनर्जी की जीत के तुरंत बाद सबसे पहले उनसे ये इंटरव्यू किया। A very long battle. What was the biggest? सबसे बड़ी चुनौती क्या? What was your biggest fight? What was the most difficult thing? I addressed 51 days rally along with my leg choke, and I must tell my IT team and my young generation, they work very hard, they work very lovably, and the women voters, they gave me the inspiration totally, and also these two slogans, Khela Hobe and these two, Joy Bangla, it gave me the inspiration for this battle. ये महिला वोटर आपके साथ इतना लगाव है, हर चुनाव में महिला वोटर आपको वोट देती है, ये महिलाओं के साथ लगाव क्या है कि ममता बनर्जी को हर चुनाव में महिलाओं का बड़ा अच्छा वोट मिलता है? इसमें तो महिला हमारा गौरव का है ना, जो घर में काम करता है वो बाहर में सबसे अच्छा काम कर सकता है। इसी के लिए महिला, वी आर प्राउड ऑफ आवर वुमेन वोटर्स and they gave us the vote. Even the new generation, the young generation, they all voted for us. Otherwise, also to vote, get this 50% more than vote share is 50%. Did you कभी आपको लगा कि अब इस बार तो did you ever lose hope? कभी आपने आशा छोड़ दी थी कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे जीतेंगे? पूरी बीजेपी की फोर्स थी, कभी ऐसा कभी डर था? मैंने कभी आशा नहीं छोड़ा था कि जब भी कोई मेरे को बात किया, I am from the grassroots level, you know, I can see the eyes of the people, I know the voting patterns and all this, so it was my totally absolute, I was confident that we will cross the double century, and this time we have got अब आपकी yes, this time you've got back, you know, that's what I'm saying, you've got maximum seats. So will you make any changes in your style? Will you change the way you do your politics? Because there were allegations against your party, corruption, cut money. I told you that I cannot change myself because I am a commoner and I am a street fighter. I want to continue that. But Didi, not too many commoners have won 3 elections in a row. 3 elections is a huge achievement, each time with a bigger majority. So clearly you have got to connect with the people of Bengal, as you said. I just want to understand though, that for Mamata Banerjee, in politics, you've had a very long struggle. Was it more difficult defeating the left or defeating Modi Shah? No, left, they have some ideology, Congress, they have some ideology. But Modi Shah, this ideology, this syndicate ideology is something different. You know, they are too much. They are too much. You cannot trust them. They cannot do anything and everything. They can do anything and everything, even with smile face. That is the problem. And they can do the danga, they can do the polarization, they can do the finish the people, they can do anything and everything. I'm really, it's a sad affair for me to say anything about any particular person. I have a respect for the chair, so I respect the chair, and I have no blame for anyone. पर आपको कोई डर नहीं लगता दीदी? आप ये पूरे कैंपेन में आपको कभी डर नहीं लगा कहीं ना कहीं कि मैं हार जाऊंगी? कोई डर नहीं था? हम लड़ते हैं, हम मरते नहीं है। हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं है। हमारा स्लोगन नहीं है कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जिताएंगे, हम दिखाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। That we have done. आप कैंपेन में व्हीलचेयर पे थी और आपको जब इंजरी हुई थी, आज इतने दिनों के बाद आप इतने दिनों के बाद आप चल रही है। Are you now back to work tomorrow morning, Mamata Banerjee? And when will you be sworn in? No. मेरे को प्लास्टर काटा था before 5-6 days ago. So there I was totally rest. I was totally bed rest for my leg choke, and now I am wearing this anklet and all this, and a very small. So it will take some time. For, who has inspired Didi?
दीदी, हु इज योर इंस्पिरेशन? कोई रोल मॉडल, इंस्पिरेशन इतनी जो आपको इस चुनाव में ताकत मिली है? एनीबॉडी एल्स यू सी अ स्ट्रीट फाइटर लाइक यू जो आप? बंगाल सॉइल। तो ये जॉय बांग्ला का जो स्लोगन आपका है, क्या वहीं से आपको शक्ति मिलती है? क्या सॉरी जॉय बांग्ला का जो स्लोगन है, जय बांग्ला, you say जय बांग्ला, is that where you get your? देखिए, जय बांग्ला मीन्स हम बांग्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। खेला हो बे और जय बांग्ला। ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये दो नारे जो हमारे थे वो मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के तमाम नारों और तमाम तरह की बातों पर भारी पड़ गए। बंगाल में डीएमसी रिकॉर्ड तोड़ जीत के पीछे ममता बनर्जी की मेहनत तो है ही है, लेकिन ममता बनर्जी की मेहनत के पीछे चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का दिमाग भी है, और वो दिमाग कहीं ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही निकला। एक बार फिर से प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति असरदार रही है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो हैं वो किंग मेकर बने हैं। और प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, उन्होंने चुनाव से पहले, परिणाम से पहले बार बार ये कहा था कि बीजेपी अगर 100 का आंकड़ा पार कर गई तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर यानी कि पीके से बात की हमारी सहयोगी, हमारी साथी अंजना ने। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चीफ स्ट्रैटेजिस्ट टीएमसी के इस वक्त प्रशांत किशोर लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब की बार 200 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन 200 पार इधर हो गया है। 2 मई दीदी फिर से आई, आपने कहा था कि 100 के नीचे रह गए तो अगर 100 पार कर गई बीजेपी तो आप ये काम छोड़ देंगे। क्या मन बनाया अब आपने? जी, मैंने तो अब बीजेपी 100 पार करे न करे, मैंने तो अभी घोषणा कर दी है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं। ऐसे भी छोड़ना था। बाकी अगर तृणमूल को 200 से ज्यादा सीटें आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं। गॉड हैज बीन काइंड। क्या ऐसी 3 बातें रही प्रशांत किशोर जो कि डिसाइसिव रही, प्रशांत जी, जिनकी वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का 2 साल से डेरा डालना, सब कुछ को ध्वस्त करते हुए इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं? 3 बड़ी बातें आपकी नजर में, और आपने क्या क्या किया था ये भी जरा बता ही दीजिए। देखिए, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये 3 वजह है जिसकी वजह से जीत या हार हुई है। किसी की जीत या हार इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर। मुझे लगता है कि बाय लार्ज बीजेपी वो जो है वो 2019 का जिन्होंने अपना कैंपेन या जो प्रयास या जो आउटरीच किया था, वो उसी के मॉडल को आगे बढ़ाकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतने का प्रयास किया। और 2019 से 2021 के बीच में जो चेंजेज हुए हैं, जो पॉलिटिकल साइड में चेंज हुआ हो या दीदी के अपने साइड से चेंज हुआ हो या सरकार, दीदी की सरकार में जो चेंजेज हुआ, उसको कहीं उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, जिसकी वजह से कि उनको ये भारी नुकसान हुआ। लेकिन प्रशांत जी, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं छोड़ूंगा और अब जीत के बाद भी आप छोड़ रहे हैं, तो चित भी पट भी, मतलब पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो बेवजह का उनको उलझा रहे थे आप? नहीं, ये तो अब आपका बोलने का तरीका है। भाई लोगों ने ये कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, 100 आ जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अब उनको 100 नहीं आया तब भी छोड़ रहे हैं। ये आपको या उस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मैं जिंदगी भर करते रहना चाहता हूं या मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। वो एक बात कॉन्टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि अब की बार 200 पार, जैसा आपने बताया। हम लोग का अपना जो ग्राउंड असेसमेंट था, और ये बात मैंने दिसंबर में कही है, कोई अभी नहीं कही है, हम लोग का जो अपना ग्राउंड असेसमेंट है 1 साल काम करने के बाद, उसमें हम लोग को ये बहुत क्लियर था कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में कम से कम 8 से 10% का वोटों का फासला हम लोग को दिसंबर से दिख रहा था। अब अगर 8 से 10% वोट का फासला 2 पार्टियों के बीच में है, उसके आधार पर बीजेपी का जो वोट शेयर हम लोग के समझ में बात जो आ रही थी वो 37 से 41-42% के बीच में रहने वाला था, और उसके
37-38% वोट शेयर के साथ, मैं जब आपने मेरे से बात की तो आपने बताया भी था, आपने कहा था कि अगर हमको 40% वोट आ रहा है तो 100 से नीचे कैसे रहेंगे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि 40% वोट लाकर भी बीजेपी 100 से ज्यादा नहीं सीट जीत सकती है, क्योंकि ये बाइपोलर लड़ाई है। बंगाल में जीतने के लिए आपको 45% वोट चाहिए कम से कम। और बीजेपी, और आपको याद होगा आपने एक कोई क्लब हाउस के का हवाला देते हुए बड़े सारे सवाल किए थे कि मैं बीजेपी की ताकत को यहाँ मान रहा हूँ, मैंने डिफीट कंसीड कर दिया है। मैंने उस समय भी ये बात बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी अपने अपोनेंट को समझना, उसके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना, उसका कॉग्निजेंस लेना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आप अपने ओपोनेंट को बेवकूफ समझते हैं या ओपोनेंट को हल्का समझते हैं या ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को नहीं काउंट करते हैं तो ये बेवकूफी है। मैंने ये कहा कि मोदी जी पॉपुलर है, मैंने ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई, और लोगों को ऐसा लगा नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा चलाने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर ने तो डिफीट कंसीड कर दी। मैंने आपको ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और दैट इज द रीजन। 19 में हार की एक वजह ये थी, तृणमूल की हारे नहीं थे, मतलब जो उनको सेटबैक लगा था कि दे डिड नॉट टेक बीजेपी एज सीरियसली एज दे शुड हैव टेकन इट। तो अगर आप बीजेपी को सीरियसली लेंगे तो उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके वीकनेसेस को ठीक से अध्ययन करेंगे, तभी आप उसका काउंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तृणमूल ने पिछले एक साल में बीजेपी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी कार्य पद्धति, उनका कैंपेन का तरीका, सब चीजों को ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया, फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। बीजेपी 19 के ही अपने हाइप में जी रही थी। बीजेपी को ऐसा लगा कि 19 में जो कर रहे थे वही काम यहाँ पर आकर फिर और गस्टो या और ज्यादा रिसोर्स के साथ करेंगे तो बस उतना कर देने से ही हम जीत जाएंगे। आप अमित शाह जी का अगर बयान सुनेंगे, उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई हमें तो 2019 में जब किसी को भरोसा नहीं था तब 18 सीट आ गई, अब तो लोगों को भरोसा हो गया है इसलिए ज्यादा सीट आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, जैसा मेरी अपनी समझ है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 19 का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, अभी का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। ठीक है, अगर आज रात में क्लब हाउस चैट आप करेंगे कुछ आपके पसंदीदा पत्रकारों से, तो उनको मोदी जी की लोकप्रियता पर आज क्या बताएंगे? आप भी मेरे आप भी मेरी पसंदीदा पत्रकार हैं और आपके चैनल पे वही बता रहे हैं जो आप क्लब हाउस में बताएंगे कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है, और जो बीजेपी को 37-38% वोट आया है उसमें एक बड़ा फैक्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। इसमें कहने में क्या नुकसान है? मैंने आपको वो क्लब हाउस में भी सो कॉल्ड बताया, आपको भी जब चुनाव से पहले मिला तब भी बताया, और अभी भी आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि पॉपुलर होना या बहुत रिसोर्सफुल होना, बहुत ताकतवर होना, ये जरूरी नहीं है कि आपको वो जीत दिला दे। आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ताकतवर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज ठीक कर सकते हैं, इसके बावजूद आप हार सकते हैं, क्योंकि जिससे आपका कंपटीशन है अगर वो आपसे ज्यादा पॉपुलर है, वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप हार सकते हैं। ये तो रिलेटिव चीज है। आपको 37% वोट आया है, दैट मीन्स कि आपको आपकी पॉपुलैरिटी है, आपका संगठन है, आपकी ताकत है। लेकिन अगर किसी को 48% वोट आ गया तो उसके सामने आपको चुनाव हारना पड़ेगा। ये बात ही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बात यही है कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो सामने वाले को 0 बताइए और अपने को 100 बताइए। वो मेरा तरीका नहीं है। अगर आप आईपैक बंद कर रहे हैं और राजनीति को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी कब बना रहे हैं? हमने सुना है बिहार से शुरू करना चाहते हैं। बिहार आपके दिल में बसता है, वही कह। मैं पहली बात की मेरी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है या रिलेशनशिप मेरा आईपैक से ऐसा नहीं है कि मैं आईपैक को चालू करूं या बंद करूं। आईपैक इज रन एंड ओन्ड बाय अदर पीपल। अब उनको तय करना है कि वो आईपैक कैसे चलाएंगे आगे। मैंने आपको ये कहा कि मेरे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, मेरी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरे पास काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, और उन लोगों ने पिछले 4 साल 5 साल मेरे साथ रह के जो काम किया है, इट इज टाइम फॉर देम टू टेक द फ्रंट रोल, और मुझे बैक सीट लेना चाहिए, क्योंकि सारा नाम मेरा होता है। काम तो लड़के करते हैं, काम तो प्रशांत किशोर करते नहीं है। इसलिए अब उनके ये मुझे लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये बैटन उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। अब पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि पार्टी बनाऊंगा, बिहार में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। अगर पता होता तो आपको मैं जरूर बता देता।
अपने दुश्मन को, अपने ओपोनेंट को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। उसकी शक्तियों को, उसकी कमजोरियों को जब आप भांप लेंगे, समझ लेंगे, तो उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बंगाल के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला के नारे से लुभाने में जुटे रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रचार किया, जय श्री राम का नारा दिया। हिंदुत्व की लहर बनाने में योगी आदित्यनाथ लगे रहे, उसकी कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी के पास भी कई सारे मास्टर स्ट्रोक्स थे जो इनके जवाब में उन्होंने चले। एक नहीं, पूरे 5 मास्टर स्ट्रोक्स, जिनके सहारे ममता बनर्जी ने टीम मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया और बीजेपी के दिग्गजों की टीम पर ममता बनर्जी भारी पड़ गई। रंबा रंबा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा খেলা হবে। চণ্ড মণ্ড ভূতপদে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী বনতে চণ্डिकाय नमो। दीदी के इसी अंदाज पर एक बार फिर रीझ गई बंगाल की जनता। 10 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सौंप दिया बंगाल का सिंहासन। Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitments. ममता बनर्जी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं थी। बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर रखी थी। ममता की पार्टी के सेनानी एक एक करके बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन संघर्ष की भट्ठी में तपकर निकली ममता बनर्जी भी कहां हार मानने वाली थी। बीजेपी की हर चाल पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ममता ने इस चुनौती को कबूल किया। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सीट से ही पर्चा भरा। ममता ने इससे संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती से घबराने वाली नहीं है। जो डर गया समझो घर गया। ममता भले ही नंदीग्राम में कांटे के संघर्ष में फंस गई, लेकिन उनकी इस दिलेरी का अच्छा संदेश बंगाल के मतदाताओं के बीच गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जैसे हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेताओं को प्रचार के मैदान में उतारा था। जवाब में ममता बनर्जी ने मंच पर ही चंडी पाठ करके इसका जवाब दिया। বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী চণ্ডমুণ্ড বোধে দেবী চণ্ডমণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে नतेभ्यो सर्वता भक्तान पनते चंडिकाय नमो। बंगाल के इस चुनावी रण में ममता के पांव में प्लास्टर भी एक फैक्टर बन गया। दरअसल 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के दिन ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पांव को कुचलने की कोशिश की गई। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে, জোরে চাপ আসে। এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো पायर प्रॉब्लम থাকবে, কিন্তু আমি मैनेज कर নেব। ममता के पांव पर प्लास्टर चढ़ गया और व्हीलचेयर पर ही उन्होंने प्रचार किया। व्हीलचेयर पर ही रैलियां की, रोड शो में भी वो व्हीलचेयर पर ही रहीं। बीजेपी नेता उनके पांव की चोट पर सवाल उठाते रहे। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন।
শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। बीजेपी नेता डर रहे थे कि ममता की चोट कहीं सहानुभूति की लहर न बना ले, इस नाते वो उनकी चोट पर आक्रामक होते रहे। ये ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद रहा, उन्हें सहानुभूति के वोट मिले। व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने बंगाल से बीजेपी के पांव उखाड़ दिए। इमोशनल कार्ड हो सकता है, चोट लगी है दीदी को वो हो सकता है, ये बात हो सकती है कि बाहरी ये वाली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ है ऐसा समीक्षा करेंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन का गड़बड़ ऐसे कुछ है जो लोग नहीं, कैंडिडेट तो हमने अच्छे चयन किए, जो बेस्ट कैंडिडेट वही लड़े हमारे यहाँ। बीजेपी बंगाल वालों को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया था। बीजेपी को बाहरी साबित करने में ममता कामयाब रहीं। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা করবে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीजेपी ने बंगाल की जनता को विकास के खूब सपने दिखाए, लेकिन बंगाल की जनता ने सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा किया। इस भरोसे के पीछे वजह भी है। बंगाल की जनता ने ममता का संघर्ष देखा है, किस तरह बंगाल की सत्ता पर 34 साल तक कब्जा जमाए लेफ्ट को ममता ने सत्ता से बेदखल किया, ये भी देखा है। 10 साल से ममता का शासन देखा है। साफ है कि जहां भरोसा है वही जीत है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो ये वो 5 मास्टर स्ट्रोक थे जो ममता बनर्जी ने चले और बीजेपी की हर चाल को उन्होंने काट दिया। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी 30 सीट जीत कर दिखाए। बंगाल की जनता ने दोनों की बातों को नकार दिया और अपना फैसला सुनाया, लेकिन बंगाल की जनता का ये जो फैसला था वो अंततः ममता बनर्जी के पक्ष में गया और बीजेपी की तमाम आक्रामक रणनीति, प्रचार और दिग्गजों की फौज के आगे ममता बनर्जी जीत गई। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की इस जीत का रंग बहुत गहरा है। खुशी का ये रंग सिर्फ बंगाल में नहीं है, 7 सालों से तमाम राज्यों में हाशिए पर पड़े विपक्ष के चेहरे पर रौनक लौट आई है। কোভিডের প্রোটেকশনটা মেইনটেইন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। करीब 1.5 महीने तक व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने वाली ममता बनर्जी अब अपने पांव पर खड़ी है। उनकी अगुवाई में टीएमसी की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि बंगाल में ही नहीं, आज की तारीख में विपक्ष में भी उनसे ज्यादा ताकतवर कोई और नेता नहीं है। बीजेपी की लंबी चौड़ी सेना बंगाल विजय के लिए निकली थी, लेकिन उनके सामने अकेले ममता बनर्जी ने लोहा लिया। लड़ाई ऐसी हुई कि टीएमसी और कांग्रेस का अता पता करीब करीब लापता हो गया। ममता की इस बंगाल विजय का संदेश बहुत बड़ा है। इस जीत के साथ ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से बंगाल की सबसे बड़ी नेता बन चुकी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिशों को थाम लिया। ममता ने साबित कर दिया कि उनमें है टीम मोदी से मुकाबला करने की कुव्वत। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष ममता बनर्जी को आगे करके एकजुट हो सकता है। बंगाल में बीजेपी की करारी हार के चलते 2024 चुनाव की उसकी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की जनता में मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, ये 2019 लोकसभा चुनावों में लोग देख भी चुके हैं।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा बंगाल था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी, जिनके सामने अपना किला बचाने की चुनौती थी। ममता ने बिल्कुल सधी हुई रणनीति से काम लिया। बीजेपी की रणनीति नाकाम रही। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। बंगाल में अब दीदी ही दीदी नजर आ रही हैं। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना किला बचाने में सफल रही हैं। बीजेपी ममता बनर्जी के किले के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाई है, यानी कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। दावा था 200 पार का, अंततः जो जीता वही सिकंदर। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से ममता बनर्जी का। देखते रहिए आज तक।